अध्याय 275 स्वागत। क्या ये रोगू है? अरविंद चौंक गया जब उसने देखा कि उस लाश को अन्य भूत नियंत्रक गार्ड रूम से बाहर निकाल रहे थे। ये बस कोई है जो उसी की तरह दिखता है, वैसे भी भूत की पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, रोहित ने कहा। ये सच है। अरविंद जल्दी से शांत हो गया। लाश के सिर पर लगी जंग लगी ताबूत की कील को देखते हुए पिछले संचारों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह भयंकर भूत को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके बिना इस भूखे भूत से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने शरीर को छुआ नहीं है और न ही मैं चाहता हूं। मैं इसे आज आपको सौंप रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोई इसे परेशान नहीं करेगा। रोहित खड़ा हुआ और शांति से कहा, इस चीज का आतंक स्तर आपकी कल्पना से परे है। अनुसंधान के बहाने इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश न करें। सबसे अच्छा परिणाम है कि इसे हमेशा के लिए एक बक्से में सील कर दिया जाए। मैं इस बारे में अरूप गुप्ता से भी बात करूंगा। मुझे अन्य भूतों पर उसके शोध से कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसे वह संभाल सके। अगर यह फिर से आज़ाद हो जाता है तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो इससे निपट सके। इसकी जटिलता उच्च है। ये भयंकर भूतों का एक संगठन है और अन्य भयंकर भूतों से निपटने के अनुभव इसके खिलाफ बेकार हैं। इसके अलावा इसके कई भयानक पहलू अभी तक सामने नहीं आए हैं। मैं चालाकी से इसे नियंत्रित करने में कामयाब रहा। अगर संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि हम इस भूतिया चीज का सामना फिर कभी न करें। ताबूत की कील के विशेष अस्तित्व के बिना कोई भी भूत नियंत्रक इस भूत के सामने खुद को बचाने में भाग्यशाली होगा। अकेले इसका सामना करने की तो बात ही छोड़ दें। रोहित, निश्चिंत रहें, बाकी हम संभाल लेंगे। और हमारे यहाँ रहते हुए भले ही यह चीज वास्तव में जाग जाए, हम इसे हल करने में सक्षम होंगे, एक भूत नियंत्रक ने घोषणा की। रोहित का भाव बदल गया जब उसने उस आदमी को देखा। तुमने जो कहा, बस उसी से मैं बता सकता हूं कि तुम वास्तव में कुछ नहीं जानते। अगर यह चीज वास्तव में जाग जाती है तो तुम सब मरने वाले हो। रोहित, हालांकि हम मानते हैं कि इस चीज से निपटना मुश्किल है, यह उस हद तक नहीं है कि जैसा तुम कहते हो दुनिया में कोई नहीं है जो इसे संभाल सके। तुमने इस बार बहुत योगदान दिया है और हम उसके लिए तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमें मनमाने ढंग से तुच्छ समझ सकते हो। स्पष्ट रूप से यहाँ हम में से कोई भी देश के शीर्ष भूत नियंत्रकों में से एक माना जा सकता है। टीम वर्क के साथ एक इस स्तर की आतंक घटना को हल करना मुश्किल नहीं है, उस आदमी ने गंभीरता से कहा। जयपुर शहर में प्रवेश भी नहीं कर सकते, फिर भी खुद को शीर्ष क्रम में मानते हैं, रोहित ने उदासीनता से जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम डींग मारने के लिए शीर्ष पर हो। वह आदमी तुरंत अप्रसन्न महसूस करने लगा। अन्य मामलों को एक तरफ रखते हुए कम से कम हम तुम्हारे वरिष्ठ हैं। हमने एक नए आने वाले का समर्थन करने के लिए अपने खुद के कार्य छोड़ दिए। क्या तुम थोड़ा और सम्मान नहीं दिखा सकते? मैं बस आप सभी को इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए याद दिला रहा हूं। ये चीज़ उन मामूली भूतों की तरह नहीं है जिनसे आप निपटने के आदी हैं। मैंने वह किया जो मुझे करना था। अब जब मैं इसे सौंप रहा हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं चाहिए। अगर आप अभी भी इस मामले को उसी रवैया के साथ देखते हैं जो आपने पिछली अलौकिक घटनाओं के लिए रखा था, तो ये सिर्फ भोलापन है। रोहित ने शांति से कहा, सिर्फ शहर को घेरे हुए काले बादल ही सभी भूत नियंत्रक समर्थन को काट चुके हैं। इस बात पर ध्यान दें कि इसका क्या मतलब है। अगर यह भयंकर भूत रिहा होता है तो यह मौजूदा भयंकर भूतों की रैंकिंग में सबसे ऊपर होगा, उस भूत कॉल की जगह लेगा। और फिर भी तुम्हें लगता है कि संयुक्त प्रयास से इस घटना को हल करना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे पास अरूप गुप्ता योजना बनाने के लिए, पैटर्न का अध्ययन करने के लिए, साथ ही वह ताबूत की कील होती, तो वास्तव में ये घटना मुश्किल नहीं होती। मैं शेख ही नहीं मार रहा हूं, भूत नियंत्रक ने जोर दिया। मुझे वह आत्मविश्वास है। रोहित ने बस हल्का सा मुस्कुराया, उस आदमी के साथ और बहस नहीं की। योजनाएं, अरूप गुप्ता की योजनाएं पूरी तरह से मानव जीवन के साथ परीक्षण और त्रुटि द्वारा बनाई गई थीं। पहले संपर्क ने लगभग पूरी टीम को मिटा दिया था। अब जब सभी रहस्य हल हो गए तो निश्चित रूप से यह आसान लग रहा था। शायद लोग इस आदमी जैसे कुर्सी तोड़ रणनीतिकारों को ऐसे ही संदर्भित करते हैं। खुशकिस्मती है कि तुम जयपुर शहर में नहीं हो, रोहित ने मुड़ने और दूर चलने से पहले टिप्पणी की। टीम लीडर अरविंद, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको और भी बहुत कुछ में सहायता की जरूरत है, अरविंद ने चिंता से कहा। रोहित ने जवाब दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मेरी सहायता की आवश्यकता हो। अगर आपको मदद चाहिए तो अरूप गुप्ता को ढूंढो। मैं सोने जा रहा हूं। तो अच्छी तरह से आराम करो, तुमने इस मामले पर बहुत मेहनत की है।
अरविंद ने एक पल सोचा और महसूस किया कि रोहित ने हाल ही में इस भूखे भूत से निपटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, इसलिए उसने और कुछ कहने से परहेज किया। रोहित ने जवाब नहीं दिया और जल्द ही पैदल ही नाम 7 मध्य विद्यालय से चला गया। टीम लीडर अरविंद, क्या ये रोहित हमेशा इतना घमंडी रहा है? भूत नियंत्रक जिसने पहले बात की थी, गोफान ने थोड़ा भौहें से कुर्नी, वह आदेशों का पालन नहीं करता, अनुशासन स्वीकार नहीं करता। जयपुर शहर का प्रभारी एक भूत नियंत्रक के रूप में ऐसा व्यक्ति होना देर सबेर एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। बस करो, मुझे अपनी टिप्पणियां बख्शो, अरविंद ने डांटा। रोहित सही है, ये घटना इतनी सरल नहीं है। यह कोई साधारण अलौकिक घटना नहीं है। अगर यह इतनी आसानी से हल हो जाती तो इसे बहुत पहले ही निपटा लिया गया होता और यह अब तक खींचता नहीं। मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूं, कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें बोला नहीं जा सकता। तुम सभी को इसकी कुछ समझ होनी चाहिए। इसके अलावा क्या रोहित एक छिपा हुआ खतरा बन सकता है, इसका निर्णय तुम्हें नहीं करना है। मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ असहज महसूस करते हैं क्योंकि रोहित ने अकेले इस अलौकिक घटना को संभाला, जबरदस्त योग्यता अर्जित की, विश्व प्रसिद्ध हो गया और तुम इससे खुश नहीं हो। लेकिन चाहे तुम कितने भी नाखुश क्यों न हो, तुम इसे दिखा नहीं सकते। क्या लाश का ध्यान रखा गया है? समाप्त करने के बाद उसने विषय बदल दिया और फिर से बोला। टीम लीडर अरविंद, लाश का ध्यान रखा गया है। रोकथाम प्रक्रिया सुचारू ढंग से चली जिसमें कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। ऐसा लगता है कि रोहित ने भूत को बहुत सख्ती से सीमित कर दिया है, एक अन्य भूत नियंत्रक ने कहा। अरविंद ने नजर डाली और देखा कि लाश को एक मम्मी की तरह सोने की पन्नी में लपेटा गया था और सुनहरे रस्सियों से भी बांधा गया था, मृत्यु की गांठों से बंधा हुआ था, इससे पहले कि आखिरकार उसे एक सुनहरे बक्से के अंदर रखा गया। मोटा बक्सा बुलेट प्रूफ था, अंदर से बचना एक पूर्ण असंभव था। बहुत अच्छा, बक्से को वेल्ड कर दो, इसे वापस ले जाने की तैयारी करो और रास्ते में अतिरिक्त सावधान रहना। कुछ विदेशी ताकतें जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में घुसपैठ कर चुकी हैं। कुछ हमारे प्रति बुरा इरादा रखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हम भूखे भूत की घटना को हल करने में विफल रहें। इसलिए अत्यधिक सतर्क रहें, अरविंद ने फिर से निर्देश दिया। तुम बाकी सब मेरे पीछे जयपुर शहर में गश्त करने आओ। मंत्री महोदया हमारी सुरक्षा रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। बेशक रोहित के वापस भागने का कारण सोना नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे चिंता थी कि अरूप गुप्ता उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसका भूत दर्पण हटा सकता है। आखिरकार अरूप गुप्ता ने भूत दर्पण देखा था। बेशक केशव, श्रवण ने भी इसे देखा था, लेकिन वे सामान्य लोग थे, जितना हो सके उससे बचते थे। उन्हें भूत दर्पण के मूल्य का क्या पता होगा, लेकिन अरूप गुप्ता की बुद्धि के साथ वह निश्चित रूप से भूत दर्पण के मूल्य को समझता था। अगर वह इसे चुराकर भाग गया तो इसे वापस पाना समस्याग्रस्त होगा, खासकर जब इस साथी ने एक बार एक भूत ताबूत की खातिर अलौकिक घटना संग्रह के साथ छेड़छाड़ करने और सभी प्रमुख जानकारी को छिपाने की हिम्मत की थी। हालांकि भूत दर्पण मेरे लिए अब उपयोग का नहीं है, फिर भी इसमें दूसरों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य गहरे पहलू हैं जिन्हें अभी तक उजागर नहीं किया गया है। इस वस्तु को जानबूझकर 100 साल पहले उस कमरे में रखे जाने के पीछे निश्चित रूप से कोई अन्य इरादा है, रोहित ने सोचा। जैसे ही रोहित विचार कर रहा था, उसने भूत क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया और सीधे अपने आवासीय परिसर में लौट आया। तब तक परिसर में लाइटें जला दी गई थीं, जनरेटर लगातार गरज रहा था, कई बख्तरबंद वाहन आसपास खड़े थे और विशेष कर्मी चौकस थे। रोहित ने अरूप गुप्ता को सेफ हाउस से एस्कॉर्ट करते हुए देखा। वह बेहद थका हुआ और पीला दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके कुछ दिन आसान नहीं रहे थे। रोहित, तुमने इस बार शानदार काम किया। अरूप गुप्ता और जयपुर शहर के नागरिकों की ओर से मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो ये घटना नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। ली जून, दृढ़ दिखने वाले विशेष बलों के टीम लीडर ने कहा, जैसे ही उसने रोहित के अचानक आगमन पर सबसे पहले ध्यान दिया और सम्मान के साथ उसके पास पहुंचा। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, रोहित ने कहा। रोहित, भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, आलिया ने खुशी भरे आश्चर्य में उसके पास दौड़ते हुए कहा। रोहित ने कहा, मेरे पास मत आना, तुम्हें मल की इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है? आलिया शर्मिंदा होकर रुक गई। ये सब उस केशव की वजह से है, उसे दस्त लग गए और उसने सेफ हाउस में हर जगह मल छिड़क दिया। ये घिनौना था, पूरी जगह बदबू मार रही थी। फिर उसने अपना पिछवाड़ा कैसे पोंछा? रोहित ने मानव त्वचा के कागज के बारे में सोचा। उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, है ना? मुझे क्या पता, आलिया ने कहा। रोहित ने कहा, मैं उससे पूछने जाता हूँ। तुम्हें जाकर धो लेना चाहिए।
जयपुर शहर अब सुरक्षित है और कुछ समय के लिए कोई भी अलौकिक घटना नहीं होगी। भूखे भूत की घटना ने काफी हलचल मचाई थी और हालांकि इसके परिणाम गंभीर थे, इसका एक फायदा था। वह ये कि अन्य अलौकिक घटनाएं भी अनजाने में भूखे भूत द्वारा हल हो गई थीं। अध्याय 276 अंकुश का इंतजार। रोहित अभी केशव के पास से मानव त्वचा का कागज लेने नहीं गया था कि अरूप गुप्ता ने उसे पहले ढूंढ लिया। कई विशेष बल के जवानों की सुरक्षा में अरूप गुप्ता लाल आंखों और थके हुए चेहरे के साथ पास आया। क्या मैं आपको भूत आंख रोहित कहकर संबोधित करूं या मुझे आपको रोहित द हैंड घोस्ट कहना चाहिए? आपने जो सामग्री प्रसारित की वह बहुत चौंकाने वाली थी। मैं वास्तव में सोचता हूं कि आपने इतना जोखिम भरा फिर भी साहसी तरीका कैसे निकाला। आपकी सफलता साबित करती है कि मेरा प्रायोगिक अनुसंधान, जो अभी भी शुरुआती चरण में है, सही है। एक दुष्ट भूत को पूरी तरह से नियंत्रित करने की विधि वास्तव में संभव है, लेकिन अकेले आपसी ग्राफ्टिंग और प्रतिबंध पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ये बहुत अपरिष्कृत है। मेरे लिए एक नया रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद। रोहित अपने कदमों पर रुका और उसकी ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। इस विषय पर आगे न बढ़ने का फैसला करते हुए मैंने भूखे भूत को अरविंद को सौंप दिया है। इसे कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है। भूत नियंत्रकों की एक टीम इसे एस्कॉर्ट कर रही है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में जब उब जाएंगे तो इस पर शोध करने पर विचार नहीं करेंगे, और मैं मुख्यालय के कुछ लोगों को भी चेतावनी देता हूं। मुझे लगता है कि कुछ लोग भूखे भूत का सामना नहीं किए हैं और इसे कम आंकते हैं। अरूप गुप्ता ने कुछ देर सोचा। भूखा भूत वास्तव में उत्कृष्ट शोध सामग्री है, लेकिन इसका खतरा भी बहुत अधिक है, उस भूत ताबूत से कहीं अधिक। मैं आपकी सलाह मानूंगा और भूखे भूत पर थोड़े समय के लिए शोध रोक दूंगा। अगर कभी ऐसा समय आता है जब हमें उस बक्से को फिर से खोलने की आवश्यकता होती है तो मैं आपको सूचित करूंगा। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह अभी शोध नहीं करेगा, लेकिन कुछ सुरक्षा उपाय लागू होने के बाद भी वह इसका अध्ययन करने पर विचार करेगा। अगर आप इसे भागने देते हैं तो मुझे सूचित करने की परवाह न करें। जब तक ये जयपुर शहर नहीं आता तब तक काफ़ी है। मैं उस भूत से दूसरी बार नहीं निपटना चाहता, रोहित ने गहरे चेहरे के साथ कहा। अरूप गुप्ता ने कहा, चूंकि आप इसके इतने विरुद्ध हैं तो हम इस पर शोध नहीं करेंगे। मैं सुझाव दूंगा कि इसे हमेशा के लिए सील रखा जाए। सोने के गुणों के साथ जब तक इसे मानव हाथों से नहीं खोला जाता, वह भूत 10,000 साल तक भाग नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद है अब जयपुर शहर में आपके लिए कुछ भी करने को नहीं है, आप जा सकते हैं, रोहित ने कहा। एस्कॉर्ट के तहत कुछ कदम दूर अरूप गुप्ता अपने कदमों पर रुका। वह दर्पण कैसा है? वह मेरा है, रोहित ने कहा। मुझे पता है कि यह तुम्हारा है, मुझे बस लगता है कि वह वस्तु बहुत खास है। क्या आप इसे मुझे 1 महीने के लिए अध्ययन के लिए उधार दे सकते हैं? अरूप गुप्ता ने विनती करते हुए पूछा। मैं इसके बदले में आपको ये दे सकता हूँ। उसके शब्दों के बाद उसने ली जून को इशारा किया। ली जून ने अपने कपड़ों से एक छोटा सुनहरा बक्सा निकाला और उसे खोला, जिसमें एक मोमबत्ती दिखाई दी। भूत मोमबत्ती। रोहित ने उस पर नजर डाली, ये देखते हुए कि अंदर की भूत मोमबत्ती सफ़ेद थी। नहीं, यह उस भूत मोमबत्ती से अलग है जो मैंने तुम्हें पिछली बार दी थी, अरूप गुप्ता ने कहा। रोहित ने कहा, यह बस एक अलग रंग है, बस इतना ही। पिछली वाली लाल थी और यह सफ़ेद है। क्या तुमने पेंट गलत ले लिया? अरूप गुप्ता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। भूत मोमबत्तियों पर शोध करते समय मुझे 2 अलग अलग प्रायोगिक परिणाम मिले। आखिरकार एक प्रयोग में कई चर हो सकते हैं, और यह एक व्युत्पन्न है जिसे मैंने उन चरों में से एक को पकड़कर बनाया है। हम इसे एक अर्ध तैयार उत्पाद माना जाना चाहिए, और ये लाल भूत मोमबत्ती से पूरी तरह अलग है। इसका क्या उपयोग है? रोहित ने पूछा। एक बार जलाने पर अगर आसपास कोई भूत हैं तो वे तुरंत भूत मोमबत्ती पकड़े हुए व्यक्ति पर हमला करेंगे। यह एक ऐसी भूत मोमबत्ती है जो आक्रामकता को आकर्षित कर सकती है, और मुझे लगता है कि इसकी उपयोगिता लाल भूत मोमबत्ती से कहीं अधिक है, अरूप गुप्ता ने समझाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित ने कहा, इसे अपने लिए रखो। मेरी चीज़ों पर कोई इरादा मत रखो। साथ ही तुम बेहतर होगा कि उस वीडियो को हमेशा के लिए गुप्त रखो। अगर वह जानकारी बाहर निकलती है तो कई भूत नियंत्रक चुपचाप नहीं बैठेंगे। तुम एक महान प्रोफेसर होने के नाते पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे, लेकिन यह मेरे लिए बहुत परेशानी पैदा करेगा। आखिरकार मैंने तुम्हें वह वीडियो केवल विफलता की स्थिति में एहतियात के तौर पर देखने दिया था, बस कुछ बैकअप रखने के लिए। उसकी चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए गुप्त रखूंगा। चूंकि तुम इसे अध्ययन के लिए मुझे उधार देने से मना करते हो, तो इसे एक उपहार के रूप में ले लो,
अरूप गुप्ता ने सफ़ेद भूत मोमबत्ती वाला बक्सा रोहित की ओर फेंकते हुए कहा। इसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरी ओर से व्यक्तिगत सराहना का टोकन मानो। मेरा तुम्हारे साथ सहयोग सख्ती से पेशेवर था, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, रोहित ने जवाब दिया। उसने उपहार को अस्वीकार कर दिया। इसे रख लो, मेरी लैब में उत्पादन अभी भी पर्याप्त है, अरूप गुप्ता ने कहा। फिर उसने इसे वापस लेने की परवाह नहीं की और इसके बजाय मुड़ा और ली जून के पीछे बख्तरबंद वाहन पर चढ़ गया। ये मुनाफाखोर, रोहित का मुंह मरोड़ गया जब उसने अपने हाथ में उस वस्तु को देखा। सस्ती चीज़ें अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती हैं। इसे हाथ में लेकर कौन लापरवाही से जलाने की हिम्मत करेगा। आसपास के भूतों को आकर्षित करना बस आत्मघाती था। इसकी तुलना उस लाल भूत मोमबत्ती से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। और जबकि गुवानजियांग आवासीय परिसर के लोग अपनी मृत्यु से मुक्ति का जश्न मना रहे थे, जीवित रहकर एक बैठक आयोजित कर रहे थे और परिणाम से निपट रहे थे, जयपुर शहर के दूसरे छोर पर एक शांत गोदाम के सामने धुंधली चांदनी से रोशन अंकुश जल्दी से लंगड़ाते हुए दूर से आया। उसकी योजना सफल हो गई थी और यह सही थी। उसने भूत के अनुरोध को पूरा कर दिया था और भूत को बंद करने के लिए रोहित का इस्तेमाल किया था। इस तरह वह हमेशा के लिए दुष्ट भूत के शाप से छुटकारा पा सकता था, एक सामान्य व्यक्ति बन सकता था अब और भूत स्वामी नहीं, और उसके परिवार को योजना के अनुसार पुनर्जीवित होना चाहिए। मैंने अपने गृहनगर में एक विला बनवाया है और लाखों के मूल्य का सोना बचाया है। यह मेरे परिवार के जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। बाहर क्या होता है मुझे परवाह नहीं है। वह रोहित, वह एक बड़ा खतरा है, लेकिन कोई बात नहीं। आज रात वह अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ देगा। मैंने कार भी तैयार कर ली है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। अंकुश ने चाबियां निकालीं और एक उत्साहित दिल के साथ गोदाम का ताला खोला। उसने भारी दरवाज़ा खोला और अंदर लंगड़ाते हुए चला गया। मंद गोदाम विभिन्न फ्लोरोसेंट लाइटों से रोशन था, इसलिए बिजली न होने पर भी ये पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। पत्नी, बेटी, माँ, पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। वह उस छोटे से भंडारण कक्ष में पहुंचा जहां उसके परिवार को रखा गया था, जिसमें बर्फ से भरे ताबूत प्रदर्शित थे। उनके बगल में एक जनरेटर गूंज रहा था, बिजली की आपूर्ति बनाए हुए था। लेकिन जब अंकुश उत्साह से एक बर्फ के ताबूत पर झुका, अपने परिवार के पुनरुत्थान का स्वागत करने के लिए तैयार हुआ। उसके अनुमान के अनुसार लगभग 1 घंटे के भीतर एक चमत्कारी पुनरुत्थान होना चाहिए था। 7 मध्य विद्यालय से यहाँ तक पहुँचने में उसे सिर्फ आधे घंटे से अधिक समय लगा था, इसलिए उसकी गणना के अनुसार लगभग 10 मिनट शेष होने चाहिए। अंकुश ने जल्दी से जनरेटर बंद कर दिया और शीतलन प्रणाली को बंद कर दिया। बस थोड़ा और इंतज़ार करो, हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। उसने उत्साह से प्रत्येक बर्फ के ताबूत का निरीक्षण किया, ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि उसके प्रियजनों में से कौन सबसे पहले पुनर्जीवित होगा। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। अंकुश द्वारा अनुमानित 10 मिनट जल्दी से बीत गए। बर्फ के ताबूतों के अंदर के शरीर बर्फ की तरह ठंडे और पीले थे, अकड़न के साथ पुनरुत्थान के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। क्या मैंने समय गलत गिन लिया? मैं थोड़ा और इंतज़ार करूंगा, अंकुश ने खुद से सोचा। लेकिन और आधा घंटा बीत गया। बर्फ के ताबूतों में शरीर अभी भी गतिहीन, मृत और डूबते हुए थे। अब अंकुश घबराने लगा। क्या भूत का वादा किया गया पुनरुत्थान एक झूठ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, ये झूठ नहीं हो सकता। अंकुश अचानक दहाड़ा, अपना संयम खो बैठा। उसने पहले इस संभावना पर विचार किया था। अपनी बुद्धि के साथ वह हमेशा संदेही रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिस दिन उसकी पत्नी, बच्चे और मां की मृत्यु हुई, उसके पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। बाद में जब उसके पिता, चाचा और परदादा की मृत्यु हुई, उसके पास इस अंधेरे रास्ते को अंत तक ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह इसी चमत्कारी पुनरुत्थान की आशा थी जिसने उसे अब तक बनाए रखा था।